Hello students, today we are going to study topic packaging of DNA. So far we had studied structure of DNA. Now we will see कि DNA की स्ट्रक्चर हमने देखी थी बेस पेयरिंग के फॉर्म में होती है. हम ये भी देख चुके हैं कि दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर्स. आपको पता है फिजिक्स में पढ़ चुके हो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर्स. ठीक है, तो कन्वर्ट कर लिया हमने उसको मीटर में. ये बात बिल्कुल सिंपल है. दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर यानी कि 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स लिख दी हमने. अब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें या किसी और मैमेलियन सेल में कितने बेस पेयर्स लंबा होता है डीएनए, तो डीएनए की लेंथ को हम बेस पेयर्स के टर्म्स में अगर कहें तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स लंबा डीएनए होता है हमारे हर सेल में. ये तो डिप्लॉयड कंटेंट की बात है. अगर हम हेप्लॉयड बोले तो इट विल बी 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स. तो कितना है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर जितना लंबा हमारा डीएनए है. ये हम बेस पेयर्स को काउंट कर रहे हैं. तो अगर अब हम लेंथ इसकी मीटर में निकालें, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस पता है, कितने बेस पेयर्स पता है होते हैं वो पता है. छोटे बच्चों वाला सम क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डीएनए की लेंथ पता चल जाएगी. कितनी हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना आया. ये लगभग 2.2 मीटर्स आया. लगभग ये 2-2.25 मीटर्स लंबा है. 2.25 मीटर लंबा जानते हो कितना होता है? 2.25 मीटर लंबा दुपट्टा होता है. तो जस्ट इमेजिन एक लंबे से दुपट्टे जितनी लंबाई है एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए की. और डीएनए कहाँ है? सेल न्यूक्लियस में और सेल में. तो सेल का साइज कितना होता है? माइक्रॉन्स में होता है सेल का साइज 10 टू द पावर -6 मीटर्स. नाउ इमेजिन 2.25 मीटर लंबा डीएनए मीन्स 10 टू द पावर -6 मीटर्स लंबी सेल के अंदर कैसे फिट होगा. देखते हैं हम कैसे फिट होगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. पहले तो डायरेक्टली पूछ देते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए बताओ, नहीं तो घुमा फिरा के पूछते हैं इतना लंबा डीएनए इतनी छोटी सेल, हाउ विल इट गेट फिट इनटू इट. तो क्वेश्चन कुछ भी आएगा घुमा फिरा के, आपको पता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए लिखनी है वहाँ पर. तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हम देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. आप जानते हो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कैसे डिफरेंट है. इसमें तो ट्रू न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में, जबकि प्रोकैरियोटिक में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में एक जगह पर पड़ा रहता है. आपको ये पता होगा कि साइटोप्लाज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे पूरे में फैला नहीं पड़ा रहता है, वो किसी एक जगह पर पड़ा रहता है और उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड. ये बात तो आपको पता है. तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पर, अच्छा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए पे क्या चार्ज है आप पढ़ चुके हो. डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड. क्यों? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप है प्रेजेंट यहाँ पर, वो नेगेटिवली चार्ज होता है. तो ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए इवन प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ में जुड़ी रहती हैं. तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ में ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए जुड़ा रहता है, चिपका रहता है और उसके साथ बाइंड होकर ये एक जगह पर पड़ा होता है. इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड. ये पूरे में ऐसे फैला नहीं रहता है. तो भले ही न्यूक्लियस नहीं है प्रॉपर, फिर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर तरीके से ये प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है और फिर यहाँ पर पड़ा हुआ है. अब हम बात करते हैं हायर लेवल की यूकैरियोटिक सेल में क्या कंडीशन होती है. तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सबसे पहले हमने बात की डीएनए पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज. पक्की बात, कोई कंफ्यूजन नहीं. डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा. पीछे भी हम देख चुके हैं कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं. यूकैरियोटिक सेल में भी कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होती हैं. यहाँ पर नाम है प्रोटीन का हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन्स बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, हिस्टोन प्रोटीन्स. तो अब हम देखेंगे कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है,
अच्छा, उससे पहले +1 में आप जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, आपने सभी प्रोटीन और सारा स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपने देखा था कि अमीनो एसिड एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उसमें कौन सा ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट है, ज़्यादा नंबर में है। तो अमीनो एसिड पे जो ग्रुप, मतलब अमीनो एसिड एसिडिक है तो प्रोटीन को ओवरऑल वो एसिडिक कैरेक्टर दे देगा। अगर अमीनो एसिड बेसिक है तो ज़्यादा बेसिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं तो प्रोटीन बेसिक हो जाएगी। तो प्रोटीन पे क्या चार्ज आएगा वो डिपेंडिंग ऑन द अमीनो एसिड्स। अब हम बात कर रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन की। तो हिस्टोन प्रोटीन होता है रिच इन सम बेसिक अमीनो एसिड्स। कुछ बेसिक अमीनो एसिड्स जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज है। डीएनए पे हम बात कर चुके हैं, क्या चार्ज है डीएनए पे, तो नेगेटिव है। क्लियर है? हिस्टोन प्रोटीन रिच होती है इन सम बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाइसिन आर्जिनिन बिल्कुल अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं है। अगर कुछ दिक्कत है तो कुछ ऐसे याद कर लो, हल्ला हल्ला बोल, हल्ला मत मचाओ। तो हिस्टोन है, H फॉर हिस्टोन, लाइसिन, आर्जिनिन। ये चलो इसको साइलेंट कर दो, एक एल एक एल ये साइलेंट कर दो, ठीक। तो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है, लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड्स इसमें ज़्यादा हैं इसलिए। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, फटाक से अट्रैक्ट हो गए, चिपक गए और उसके ऊपर रैप हो गया। अभी जो हिस्टोन मॉलिक्यूल हम बात कर रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं है, इसके 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टामर। 8 के लिए ऑक्टा है ना, पेंटा, टेट्रा, हेप्टा, पता है नाम आपको, 8 के लिए ऑक्टा। तो 8 मॉलिक्यूल्स हैं हिस्टोन के, इसलिए इट इज ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। तो हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज है, जिस पे नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हो गया। समझ में आई बात? हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी आपको दिख नहीं रहे 8, मैं दिखाती हूँ 8। यहाँ पर देखो, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये देख लो एक बार, आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है पर आप ये देख लो कितने मॉल, H2A, H2B, H3, H4, 4 मॉलिक्यूल्स के डबल हो गए। मीन्स ये 1 और ये इसके नीचे 2, मीन्स ऐसे हर जो 4 हमें दिख रहे हैं ना, ये डबल डबल हैं। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, इसी तरह से 5, 6, 7, उसके नीचे 8। तो 8 मॉलिक्यूल्स हैं हिस्टोन ऑक्टामर्स, हमने देख लिया। उसके ऊपर डीएनए रैप्ड है। कितना लंबा डीएनए रैप्ड है उसके ऊपर? 200 बेस पेयर जितना डीएनए उसके ऊपर रैप है। तो एक प्रोटीन पे 200 बेस पेयर डीएनए रैप है और इट हैज फॉर्म्ड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम। समझ में आ रही बात? उसके बाहर H1 हिस्टोन एक अलग होता है। ये H1 हिस्टोन इस हिस्टोन ऑक्टामर में नहीं है, बाहर है। और यहाँ जो आगे डीएनए जाके दूसरे न्यूक्लियोसोम से जुड़ेगा वो लिंकर डीएनए है। समझ में आई? हिस्टोन ऑक्टामर पे डीएनए रैप है और ये बनाया है इसने न्यूक्लियोसोम। अब ये 200 बेस पेयर लंबा डीएनए यहाँ पर इसके ऊपर रैप्ड है और अब ये न्यूक्लियोसोम जो स्ट्रक्चर है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये लिंकर डीएनए है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है और ये तीसरा न्यूक्लियोसोम है। तो इस तरह से कई सारे न्यूक्लियोसोम्स जुड़ते चले जाएंगे और इनके बीच में आएगा ये लिंकर डीएनए। 200 बेस पेयर इसमें और ये बीच में लिंकर डीएनए। ये लंबा सा स्ट्रैंड बना लेगा। क्या बनाएगा? ये क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसको स्टेन करने पे ये कलर ले लेता है। जब हम न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं तो ये क्रोमैटिन थ्रेड्स स्ट्रेंड हो जाते हैं, कलर ले लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमको कलर्ड बॉडीज दिखाई देती है, क्रोमैटिन थ्रेड। अब ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है? ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। मोती की माला होती है ना, सुंदर सी, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, एक धागे पे बहुत सारी बीड्स लगी हुई हैं। तो ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये स्ट्रक्चर दिख रही है हमको ऐसी। ये हो गए क्रोमैटिन थ्रेड्स हो गए। अब ये क्रोमैटिन थ्रेड्स और ज़्यादा पैक्ड होके और ज़्यादा कंडेंस होके क्रोमैटिन फाइबर्स बनाते हैं। ये और फर्दर क्वाइल होकर कुछ और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स के साथ और बाइंड होती हैं। अभी तो आपको पता है सेल डिवीजन आपने पढ़ा है,
सेल डिवीजन में प्रोफेज में थोड़े कंडेंस होते हैं, फिर मेटाफेज में इक्वेटर पे आकर अलाइंग हो जाते हैं सारे क्रोमोसोम्स। तो यही क्रोमैटिन थ्रेड और ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं जब मेटाफेज स्टेज में सेल डिवीजन की, तब ये फॉर्म कर लेते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये समझ में आ रहा है, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए लगा है, ये लिंकर डीएनए है। इस तरह से कई न्यूक्लियोसोम्स ने जुड़कर बना लिया बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन थ्रेड। और क्रोमैटिन थ्रेड में और ज़्यादा कॉइल होकर कुछ दूसरी प्रोटीन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स के साथ NHC नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम, कुछ तो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, उसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स हैं जिसके साथ मिलके बना दिया कंडेंस करके क्रोमोसोम्स। तो ये बन गए हमारे क्रोमोसोम्स। ये स्ट्रक्चर एक बार देखो, ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप से यहाँ से देखा गया है, ये खोला है, ये सुपर कॉइलिंग है, ये खोला और ज़्यादा तो कॉइल्स हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम्स हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम में क्या है, 8 हिस्टोन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स मिला के हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर 200 बेस पेयर जितना डीएनए रैप है। और डीएनए ये है स्ट्रक्चर जो डबल हेलिकल मॉडल था, जिसमें नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट जुड़ा था। ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब एक और टर्म आता है यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। इसको ध्यान से देख लो, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बट आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी इजी। देखो, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन कैसे याद रखोगे कि कौन सा क्या याद हो जाता है, पर कौन सा वाला है वो नहीं याद होता। तो यूक्रोमैटिन जब बोलोगे तो लूजली पैक्ड, तो यू और लू में ऊ की मात्रा दोनों में साउंड कर रही है ना, तो यूक्रोमैटिन इधर लिखते हैं हम। अगर यूक्रोमैटिन की बात करें तो यू में लूजली पैक्ड, इतना अगर याद रख लोगे तो सब आ जाएगा। जो लूजली पैक्ड है वो यूक्रोमैटिन, जो डेंसली पैक्ड है वो हेट्रोक्रोमैटिन। समझ आ गई? अगर स्टेन डालोगे, कलर करोगे इसको, आप बताओ कौन ज़्यादा डार्क स्टेन लेगा? भाई जो डेंसली पैक्ड है वो डार्क कलर लेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखो दिख रहा है ना, ये तो लाइट कलर ले रहा है, ये डार्क सा कलर आया है यहाँ पर। समझ आ रहा है? तो डार्क कलर वाला क्या है? लूजली पैक्ड है यूक्रोमैटिन, इसने लाइट स्टेन लिया। जो डेंसली पैक्ड है वो हेट्रोक्रोमैटिन है, उसने डार्क स्टेन लिया। सिंपल बात हो गई। थर्ड पॉइंट, आप बताओ मुझे कौन ज़्यादा एक्टिव होगा जब हमें चाहिए कि आओ इधर और कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का काम आया है, तो कौन सा जीन यहाँ पर लोकेटेड होगा वो जल्दी से एक्सप्रेस हो जाएगा कि ये वाला? तो कौन सा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, कौन सा डीएनए जल्दी से फटाफट आरएनए बना देगा? ये कि ये बहुत क्लियर है। ये सब अलग अलग पड़े हुए, एक को बुलाया फटाफट आ गया और फटाफट उसने अपना काम कर दिया, जबकि ये तो ऐसे आपस में उलझे हुए हैं कि निकलने मुश्किल हो जाएंगे। तो यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड है, इसलिए लाइट स्टेन लेगा और इसलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड है, डार्क स्टेन लेगा और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। याद हो जाता है अगर आप इस ट्रिक से याद रखोगे, यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और फिर हम मिलेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।